पर मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल नैनीताल में 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, ध्वनि प्रदूषण कम करना और पर्यटकों को शांत और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर देखने को मिलेगा। 1 अगस्त 2026 से यहां किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और अगर कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का मकसद झील किनारे के शांत वातावरण को बनाए रखना और पर्यटकों को शोर शराबे से राहत देना है। ये फैसले उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिए गए हैं। मंडलायुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। केवल हॉर्न पर ही रोक नहीं लगेगी, बल्कि तल्लीताल डांट से लेकर हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे झील किनारे के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई होगी और प्रशासन का मानना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी आसान हो सकेगी। बैठकों में सड़क सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहन मौके पर ही सीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा निजी वाहनों से अवैध रूप से टैक्सी चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी ताकि पंजीकृत टैक्सी संचालकों के हितों की रक्षा की जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का फैसला भी लिया है। यहां पार्किंग के साथ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, CCTV निगरानी, बेहतर रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उम्मीद है कि इससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुचारू बनेगी। प्रशासन का यह भी कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य केवल सख्ती करना नहीं, बल्कि नैनीताल को अधिक स्वच्छ, शांत, सुरक्षित और पर्यटक अनुकूल बनाना है। शुरुआत में लोगों को नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालने में समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को फायदा मिलेगा और अगर ये नियम प्रभावी ढंग से लागू हुए तो नैनीताल देश के सबसे व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थलों में जो है वो अपनी पहचान बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मानसून की, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और इसके साथ ही पहाड़ों में मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा असर चारधाम यात्रा और पर्यटन पर पड़ा है। बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर जो है मलबा और चट्टाने गिरने के कारण बंद हो गया है, जबकि सुरक्षा कारणों से ऋषिकेश में राफ्टिंग गतिविधियों पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और चमोली जिले में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन देखने को मिला। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सीमा सड़क संगठन और प्रशासन की टीमें रास्ता साफ करने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। उधर ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने और नदी के तेज बहाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। पर्यटन सीजन में राफ्टिंग यहाँ की सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में शामिल है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जल स्तर सामान्य होने और मौसम में सुधार होने के बाद ही राफ्टिंग दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। अब मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से
ये भी अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की ताज़ा स्थिति की जानकारी जरूर लीजिए। जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें तैनात हो गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक और बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है, तो दूसरी ओर भूस्खलन, बंद हाईवे और बाधित पर्यटन ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में प्रशासन बार बार यही अपील कर रहा है कि मौसम सामान्य होने तक लोग सतर्क रहें, केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले की, क्योंकि उसको स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को धरातल पर उतारने के लिए अब वर्षों से जमा लिगेसी वेस्ट यानी कि पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। और इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहा घाट स्थित फर्नेहिल ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि तय समय सीमा में उसी के भीतर पुराने कचरे का 100% वैज्ञानिक निस्तारण हर हाल में पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में चल रहे कार्यों का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने ट्रामेल मशीन के माध्यम से हो रही कचरे की छटाई और उसके वैज्ञानिक निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को देखा और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली। डीएम ने कहा कि सिर्फ कचरा हटाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकारी यानी कि एनजीटी के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फर्नेहिल ट्रेंचिंग ग्राउंड को भविष्य में एक मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ताकि ये पूरे जिले के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सके। उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए कचरे की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कंपोस्टिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जैविक कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जैविक अपशिष्ट का अधिकतम उपयोग कंपोस्ट तैयार करने में किया जाए। इससे न केवल कचरे की मात्रा कम होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने, स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और सभी पर्यावरण से जुड़े मानकों का सख्ती से पालन करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के दौरान आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और पूरे परिसर को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। डीएम ने यह भी कहा कि लेगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक और समयबद्ध निस्तारण केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। और अगर पुराने कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया तो इससे मिट्टी, जल स्रोतों और हवा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करें और निर्धारित समय से लक्ष्य पूरा करें। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद लोहाघाट के अध्यक्ष गोविंद वर्मा, अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी सहित नगर पालिका और संबंधित विभागों के अधिकारी, सारे कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। और प्रशासन को उम्मीद है कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से लोहाघाट ही नहीं बल्कि पूरा चंपावत जिला स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। ये पहल आदर्श चंपावत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार बात करेंगे चंपावत जिले की, क्योंकि चंपावत जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM
और रीप परियोजना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर पात्र व्यक्ति उन तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका वास्तविक लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। केवल लक्ष्य पूरा करना प्राप्त नहीं है, बल्कि निर्माण कार्य मजबूत करना टिकाऊ और मानकों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों उनको निर्देश दिए कि नियमित मॉनिटरिंग और स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक में ज्ञान सेतु कार्यक्रम, विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, आंगनबाड़ी केंद्रों और पशुबाड़ों के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। अब यहाँ पर डीएम ने ये कहा कि सभी निर्माणाधीन कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि बच्चों और महिलाओं को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। ग्रामीण संपर्क मार्गों को लेकर भी जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया। उन्होंने मेरी गांव मेरी सड़क योजना के तहत दूरस्थ और दुर्गम गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि बेहतर सड़क संपर्क से गांव का विकास तेज होगा और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित ग्रोथ सेंटरों को और अधिक मजबूत बनाने और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने पर भी विशेष चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए। जल संरक्षण को लेकर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने चाल, खाल और खंती निर्माण कार्यों की नियमित प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं की प्रभावी निगरानी हो सके। इसके साथ ही ई ऑफिस प्रणाली का अधिकतम उपयोग कर कार्यालय जो कार्य हैं जो उनमें पारदर्शिता लाई जाए, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। और मनरेगा की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास कार्य नियमित रूप से संचालित किए जाए और सभी पात्र जॉब कार्ड धारकों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कृषि, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा अल्ट्रा पुअर योजना और सीधे तरीके से सीएलएफ और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक के अंत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाए और साथ ही प्रत्येक ग्राम सभा में नियमित बैठकों पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाए ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोहाघाट की, क्योंकि लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प सभा के बाद चंपावत की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल और धारचूला विधायक हरीश धामी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर किए गए राजनीतिक हमलों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और पर्यटन गतिविधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्याम ढेक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने संगठन की स्थिति सुधारे, उसके बाद भाजपा और विकास पर सवाल उठाए। श्याम ढेक ने कहा कि जिस पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हो और आपसी मतभेद खुलकर सामने आते हो, उसे भाजपा पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समय अंदरूनी कलह से जूझ रही है और जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने संगठनात्मक विवादों में उलझी हुई है। ऐसे में भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। प्रेस वार्ता के दौरान श्याम ढेक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिले में कई ऐसी परियोजनाएं शुरू हुई हैं जिन्होंने विकास की नई दिशा तय की है और उनका दावा था कि चंपावत आज पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में शारदा कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर और साइंस सेंटर, एमआरआई मशीन की सुविधा, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना और उसके बाद प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। भाजपा का कहना है कि ये योजनाएं केवल घोषणा नहीं है, बल्कि धरातल पर उतर रही हैं और आने वाले समय में जिले के विकास की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्याम ढेक ने आरोप लगाया कि विपक्ष विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धर्म और जाति की राजनीति कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता केवल विकास, सुशासन और जन कल्याण है, जबकि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को भटकाने की कोशिश कर रही है। श्याम ढेक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत को एक नई पहचान मिली है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है और यही वजह है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि विकास की इस गति से कांग्रेस बौखला गई है और इसलिए वो लगातार सरकार पर राजनीतिक हमले कर रही है। प्रेस वार्ता के अंत में श्याम ढेक ने कांग्रेस नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने संगठन की स्थिति का आंकलन करे और उनका कहना था कि जनता विकास के आधार पर फैसला करती है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित होने वाली नहीं है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी ये सियासी बयानबाजी चंपावत की राजनीति में भी नया रंग भर रही है और अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल विकास और जनहित के मुद्दों पर किस तरह जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड समाचार में बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।